लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट का काम क्या है? एक्ट बनाना। एक्ट कैसे बनता है? ड्राफ्ट, प्रेजेंटेशन, बिल पास करना है लोकसभा राज्यसभा में, एसेंट लेना है प्रेसिडेंट का, उसके बाद एक्ट बन गया। सेशन आप कभी भी स्टार्ट कीजिए, कभी ख़त्म कीजिए, लेकिन 6 मंथ का गैप आपको रखना है। हेलो फ्रेंड्स, ये समाज के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना नया सिलेबस बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 का बिजनेस लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। आइए सिलेबस की तरफ। हमारे सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं। आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा वो 20 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट है और 80 मार्क्स जो है वो सेमेस्टर एंड में एग्ज़ाम होगा, जो कि MCQ आने वाला है। सारा क्वेश्चन MCQ पे बेस्ड रहेगा। हमारा पहला यूनिट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872। सेकेंड यूनिट में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट, उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और लास्ट में है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये सारे एक्ट में आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बना है, 1932 में पार्टनरशिप, 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना। इसमें से 2 एक्ट ऐसे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, मतलब इंडियन का पार्लियामेंट नहीं बनाया। इसको इम्पीरियल पार्लियामेंट, मतलब जो ब्रिटिश लोग आए थे उन्हीं लोग का बनाया हुआ 2 एक्ट है। उसमें से 2 एक्ट कौन कौन सा है? एक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था। इस एक्ट में ऑलरेडी ब्रिटिश वाले लोग क्या किए थे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को भी इंक्लूड किए थे उसी एक्ट में और पार्टनरशिप एक्ट को भी उसी एक्ट में इंक्लूड किए थे। बाद में जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद इंडिया का पार्लियामेंट क्या किया कि पार्टनरशिप के लिए अलग से एक एक्ट बनाया 1932 में और फिर 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन पार्लियामेंट उसको बनाया था। इस सिलेबस में हम लोग को ये 6 यूनिट्स पढ़ना है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग को पढ़ना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, अगर एक पार्टी सेकेंड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके लिए क्या क्या चीज़ उसको वैलिड ज़रूरत पड़ेगा, और उसके बाद कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी तकलीफ़ हुआ, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ, कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो कैसे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसमें केस अगर करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हम लोग को करना है केस करने के लिए, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में केस किया जा सकता है, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में केस नहीं किया जा सकता है, सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, एक्ट का मतलब क्या होता है। इंडियन मतलब इंडियन जो हम लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक्ट का क्या मतलब होता है, एक एक्ट बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो 2 हाउस पे डिपेंड करता है। 2 हाउस उसमें होते हैं, एक होते हैं लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस। लोअर हाउस हम लोग बोलते हैं लोकसभा को और अपर हाउस बोलते हैं हम लोग राज्यसभा को। अगर हम लोग को कोई भी एक्ट बनाना है तो हम लोग को एक पहले ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसको हम लोग लोकसभा में प्रेजेंट करेंगे। लोकसभा में मीटिंग होती है सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उसमें हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के बाद वो बन जाता है बिल। पहले हम लोग ड्राफ्ट बनाए, ड्राफ्ट को प्रेजेंट करना है हम लोग को, प्रेजेंट करने के बाद वो बन जाएगा बिल। अब बिल जब पास होगा वोटिंग के ज़रिए, लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होते हैं मेंबर्स का, वोट अगर फेवर में आया तो पास होगा, फेवर में नहीं आया तो वो पास नहीं होगा। तो अगर पास हो गया तब वो जाके वो बिल बनता है एक्ट। ये प्रोसीजर समझ में आया। सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाना है, मतलब एक डॉक्यूमेंट तरह बनाना है कि हमको ये चीज़ इंडिया में लाना है, उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, वो बिल बन जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करना है, उस बिल को पास करना है लोकसभा राज्यसभा में।
पास कैसे होता है? वोटिंग के ज़रिए। और उसी के बीच में प्रेसिडेंट जो है, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो सिग्नेचर करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट एसेंट, मतलब प्रेसिडेंट उसमें साइन करेगा। जैसे ही प्रेसिडेंट उसमें साइन कर दिया, इसका मतलब है वो बिल एक्ट बन चुका है। तो अगर सेंट्रल लेवल में हम लोग को बनाना है कोई भी एक्ट, मतलब सारे इंडिया में हमको उसको अप्लाई करना है, तो हम लोग पहले लोकसभा में जाएंगे, पास करेंगे, राज्यसभा में जाएंगे, पास करेंगे, प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, उसके बाद द गैजेट ऑफ इंडिया में उसको पब्लिश किया जाएगा। ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है। अगर यही चीज़ मान लेते हैं कि स्टेट लेवल में करना है, ठीक है, मान लो वेस्ट बंगाल में हमको ये चीज़ करना है, तो वेस्ट बंगाल में करने के लिए क्या करना होगा? जैसे ही सेंट्रल लेवल में 2 सभा होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल में भी 2 हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। लोअर हाउस को हम लोग विधानसभा बोलते हैं और अपर हाउस को विधान परिषद बोला जाता है। तो अगर आपको स्टेट लेवल में कोई भी चीज़ को, कोई भी एक्ट बनाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में पास करने की ज़रूरत है, विधान परिषद में पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि स्टेट लेवल, जैसे वेस्ट बंगाल में अगर ममता दीदी को कुछ एक्ट बनाना है, तो वो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में उसको पास करना है। सेम प्रोसीजर है, ड्राफ्ट बनाना होगा, प्रेजेंट करना होगा विधानसभा में, विधानसभा में प्रेजेंट करने से वो बिल बन जाएगा, और बिल जैसे ही विधानसभा में वो वोटिंग के ज़रिए पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट उसमें असेंट करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, वो एक्ट बन जाएगा। विधान परिषद में उसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब और कुछ टर्म्स है जो हम लोग को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो 3 बॉडी पे कंसिस्ट होता है। पहला बॉडी है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में कौन कौन से लोग होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं और 2 सभा, लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम और इस कैबिनेट, मतलब नरेंद्र मोदी और उसके मंत्री। जुडिशरी में कौन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब कि जुडिशरी में हम लोग का सारा कोर्ट्स आता है। इसका हम लोग को भी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब जानते हैं हाई कोर्ट क्या है, सब सुप्रीम कोर्ट क्या है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। इन लोग का काम क्या है? लेजिस्लेटिव में जो लोग हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इन लोग क्या करते हैं? लॉ को बनाते हैं। लॉ कैसे बनता है? एक्ट से, जो भी हम लोग एक्ट का प्रोसीजर पढ़े, ये एक्ट बनाकर लॉ बनाते हैं। मतलब कि जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया, कोई पार्लियामेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया, बनाएगा कौन? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। हम लोग पढ़े हैं, लोकसभा में पास करना होगा, राज्यसभा में पास करना होगा, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा। तीनों का काम यही है, ठीक है। उसके बाद ये एक्ट में क्या क्या रूल्स रहेंगे उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और उसके कैबिनेट। मतलब उसमें, उस एक्ट में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो लोग इनपुट करेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट का काम क्या है? एक्ट बनाना। एक्ट कैसे बनता है? ड्राफ्ट, प्रेजेंटेशन, बिल पास करना है लोकसभा राज्यसभा में, एसेंट लेना है प्रेसिडेंट का, उसके बाद एक्ट बन गया। अब उस एक्ट में क्या क्या बातें रहेंगी वो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और उसके कैबिनेट। समझ में आया? अब देखो, पार्लियामेंट जो होता है उसका सेशन होता है। जनरली इंडिया में पार्लियामेंट का सेशन 3 बार होता है। एक सेशन होता है बजट का, एक सेशन है मानसून का और एक विंटर सेशन। बजट का सेशन जनवरी टू मई चलता है। कंपलसरी नहीं कि जनवरी से मई तक चलेगा ही, नॉर्मल कोर्स है जनवरी से मई तक चलता है, कोई कंपलसन नहीं है इसमें। मानसून सीजन में क्या है? जुलाई टू अगस्त, और विंटर सीजन नवंबर टू दिसंबर। इसके बीच वाले जो गैप है, जैसे मई जून नहीं है, सितंबर अक्टूबर नहीं है, ठीक है। रूल ये बोलता है कि अगर आपको, मान लीजिए आपका बजट सेशन अगर फेब में ख़त्म हो चुका है, ठीक है, जनवरी टू फेब में हम लोग ख़त्म कर दिए, तो 6 महीना के आपके पास टाइम है नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने के लिए। मतलब मैक्सिमम 6 मंथ का ही वीक आप लोग, 6 मंथ का गैप जो है आप लोग रख सकते हैं 2 सेशन के बीच में।
ये पार्लियामेंट का रूल है। सेशन आप कभी भी स्टार्ट कीजिए, कभी भी ख़त्म कीजिए, लेकिन 6 मंथ का गैप आपको रखना है। तो ये 3 सेशन होते हैं, ठीक है। अब देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि रूल्स और रेगुलेशन 2 वर्ड है जो हम लोग हमेशा साथ में ही पढ़े, रूल्स एंड रेगुलेशन, कभी अलग अलग नहीं पढ़े। दोनों का मीनिंग भी सेम है, लेकिन लॉ कहता है कि रूल्स भी अलग है, रेगुलेशन भी अलग है। वो कैसे, वो बता रहे हैं। देखो, लेजिस्लेटिव एक्ट बनाया, उस एक्ट में रूल्स बनाएगा एग्जीक्यूटिव, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशन में एक ही डिफरेंस है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी एक्ट बना रहा है तो उसमें जितने भी नियम कानून डाले जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रूल्स। और कोई भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो इंडिया का पार्लियामेंट नहीं है उसको छोड़कर जो भी नियम कानून वो लोग बना रहे हैं अपने लिए, उसको बोला जाता है रेगुलेशंस। तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी कौन कौन है? जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया। आरबीआई का फुल फॉर्म सबको पता है, सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये लोग अपने लिए रूल्स बनाए हुए हैं, तो इन लोग का जो रूल्स होता है उसको रूल्स नहीं, हम लोग रेगुलेशन बोलते हैं। और पार्लियामेंट जो सारा नियम कानून बनाता है उसको हम लोग रूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब सोचो कि कोई एक्ट हमको बनाना है, पार्लियामेंट में कोई एक्ट बनाना है, तो एक्ट बनेगा कब? जब पार्लियामेंट का बैठक होगा, सेशन होगा। मान लो सेशन ऑफ है, सेशन नहीं हो रहा है और बहुत ही अर्जेंटली हमको पार्लियामेंट में कुछ एक्ट बनाना है, इमरजेंसी है, तो क्या किया जाएगा? उस वक्त एक चीज़ बना सकते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस अब क्या है? जब भी पार्लियामेंट सेशन में ना हो उस वक्त आप एक्ट पास नहीं कर सकते, पार्लियामेंट को सेशन में आना चाहिए, तो आप एक ऑर्डिनेंस बना दीजिए जिसमें प्रेसिडेंट एसेंट दे देगा, सिग्नेचर दे देगा, ये पास हो गया। अब आप उसको कंट्री में अप्लाई कर दीजिए, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को आपको एक्ट बनाना पड़ेगा बाद में जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाएगा। तो इस ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी कितना है? 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। मतलब 6 मंथ क्यों है? क्योंकि 6 मंथ का ही गैप हम लोग रख सकते हैं इसके बीच में 2 सेशन के लिए, इसलिए 6 मंथ दिया। मतलब 6 मंथ का गैप है, 6 मंथ के बाद तो सेशन स्टार्ट होगा ही होगा, तो आप 6 मंथ के बाद इसको एक्ट बना लीजिए। और 6 वीक्स एक्स्ट्रा इसलिए दिया गया क्योंकि एक्ट बनाने का प्रोसीजर है, पहले हम लोग को लोकसभा राज्यसभा में पास करना होगा, प्रेसिडेंट का एसेंट लेना होगा, उसके लिए 6 वीक एक्स्ट्रा दिया कि 6 मंथ में तो आपका पार्लियामेंट सेशन में आ ही जाएगा। 6 मंथ में आने के बाद 6 वीक के पास आपका टाइम है कि आप उसको एक्ट में चेंज कर दीजिए। अगर वो एक्ट नहीं बनता है तो ऑर्डिनेंस ख़त्म, ठीक है। सारा पॉइंट क्लियर है, ठीक है। 3 बॉडी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी वो कोर्ट वाला है, लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, एक्ट बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना रूल्स बनाकर, और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो कानून बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलेशंस। पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है, ठीक है। बजट, मानसून, विंटर, टाइम फिक्स नहीं है, जनरली इस टाइम पे होता है। 6 मंथ का गैप हम लोग 2 सेशन के बीच में रख सकते हैं। अगर हमको इमरजेंसी में कोई एक्ट बनाना है तो हम लोग एक्ट नहीं बना सकते, ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। ऑर्डिनेंस को पास हम लोग संग करवा सकते हैं, लेकिन जब भी सेशन आएगा पार्लियामेंट का तो आपके पास 6 मंथ का टाइम है पहले सेशन के लिए, सेशन का गैप के लिए, और सेशन जब स्टार्ट हो जाए तो 6 वीक का टाइम है कि उसको आप एक्ट में चेंज कर दीजिए। अब आते हैं हम लोग अपने सिलेबस की तरफ। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जैसे से पहले ही बता चुके हैं कि ये एक्ट कौन बनाया है? इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये किसका काउंसिल है? इंडिया का काउंसिल नहीं है, ये ब्रिटिश काउंसिल है। ब्रिटिश वाले ये एक्ट बना के गए हैं जो हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं। ये एक्ट नंबर 9 है 1872 का, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्ट कब बना, इनैक्ट हुआ था? ये एक्ट 25 अप्रैल 1872 को। ये चीज़ आपके बुक में नहीं है, चाहे तो इसको लिख सकते हैं। उसके बाद कमिंस कब हुआ? ये एक्ट कमिंस हुआ है 1 सितंबर 1872 में। इनैक्ट और कमिंस में क्या डिफरेंस है? इनैक्ट का मतलब लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट साइन कर दिया, ये वो डेट है, ठीक है। अब फोर्स में कब से आएगा, कब से लागू होगा? तो लागू कब से हुआ है? 1 सितंबर से। बन गया 25 अप्रैल को, लेकिन लागू उन लोग नहीं किया, उन लोग इसको 1 सितंबर से लागू किया और अभी भी इन्फोर्स में है।
इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है मतलब कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। होल ऑफ इंडिया में ये चीज़ एप्लीकेबल है। ये चीज़ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर में सारे एक्ट एप्लीकेबल नहीं होते थे। 370 हटने के बाद से ही सारे एक्ट एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो जब से सेक्शन 370 हटा है तब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। पहले वो जम्मू एंड कश्मीर था, अभी क्या है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। तो वो भी जगह पे एप्लीकेबल है। पहले के सिलेबस में क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे, अब सारे इंडिया में एप्लीकेबल है। ये 3 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक्ट में टोटल 266 सेक्शन तुमको नज़र आ रहा है। सेक्शन मतलब हर एक सेक्शन में एक एक बात लिखा हुआ है, एक एक रूल्स लिखा हुआ है, एक एक प्रोविज़न लिखा हुआ है जो हम लोग को पढ़ना है। इसमें 266 सेक्शन अभी दिख रहा है जब ये एक्ट बना तब से। 1 to 75 जो सेक्शन है वो क्या है, जनरल प्रोविज़न है, मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए, सेल करने के लिए, परचेस करने के लिए, जितना सारा कॉन्ट्रैक्ट है सब के लिए एक जनरल प्रोविज़न है जो सब पे लागू होता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट पे। वो सारे प्रोविज़न कहाँ तक लिखे हुए हैं, 1 to 75। उसके बाद 76 to 123 में क्या लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो आपका सेकेंड चैप्टर है। ये चेंज हो गया, मतलब यहाँ से हट गया 1930 को, इंडियन गवर्नमेंट उसको हटा दिया, अलग से कर दिया। तो मतलब ये चीज़ हमको तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। उसके बाद इंडेमनिटी और गारंटी का एक सेक्शन है बहुत बड़ा, 124 to 147। फिर बेलमेंट और प्लेज है, वर्ड देके घबराना नहीं है, सब कुछ ईजी है, सब कुछ समझ में आएगा। 182 to 38 में एजेंसी है, एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और लास्ट में पार्टनरशिप है जो आपका थर्ड चैप्टर है, इसको भी यहाँ से हटा दिया गया 1932 को। ठीक है, मतलब अब हमको क्या पढ़ना है, जनरल प्रोविजंस, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी, 2 चीज़ के लिए अलग अलग से चैप्टर्स मौजूद है पहले से। अब आते हैं हम लोग अपने मटेरियल पे, स्टडी मटेरियल पे। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंट्रोडक्शन है, डिफिनेशन सबसे पहले दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट के डिफिनेशन में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं कि सेक्शन 2H में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन, इसको सब सेक्शन बोलते हैं, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन H में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट किसको बोला जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन H में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है, यहीं पे रुक जाना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि एग्रीमेंट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट एग्री से वर्ड से निकला है, जहाँ पे एग्री हुआ जाता है। मतलब जब 2 लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एग्री हो जाते हैं उसको एग्रीमेंट बोला जाता है। बहुत सारा थिंकिंग ये है कि एग्रीमेंट जो होता है रिटन वे में होता है, मतलब लिख के ही किया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। जो मुंह से बोला जाता है वो भी एग्रीमेंट है, उसको ओरल एग्रीमेंट बोलते हैं, रिटन एग्रीमेंट नहीं बोलते। तो एग्रीमेंट क्या है, तो एग्रीमेंट का स्टार्ट होता है प्रपोजल से। प्रपोजल वर्ड सुन के खुश नहीं होना, ये प्रपोजल का मतलब है ऑफर। प्रपोज मतलब होता है कुछ बताना, कुछ पूछना। मान लो ये पेन है, हम तुमको प्रपोज दे रहे हैं कि क्या ये पेन तुम खरीदोगे, 100 रुपये में क्या ये पेन तुम खरीदोगे, ये हुआ प्रपोजल, ऑफ़र देना। ठीक है, सेकेंड पार्टी जो होगा वो क्या करेगा, या तो इसको एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। तो सेकेंड आता है एक्सेप्टेंस।
सेकेंड पार्टी इसको एक्सेप्ट किया, पहले हम प्रपोज किए, सेकेंड पार्टी इसको एक्सेप्ट किया, तब जाके ये बना एग्रीमेंट, क्योंकि दोनों पार्टी एग्री हो गए हैं इस पेन को खरीदने और बेचने के लिए। मैं भी बेचने के लिए एग्री हूँ, वो भी खरीदने के लिए एग्री है, ठीक है, तो बना एग्रीमेंट, ठीक है। अब दो एग्जांपल हम लेते हैं एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कल हम तुमको मूवी दिखाएंगे, हम ऑफ़र दिए, तुम एक्सेप्ट किए, हाँ हम लोग मूवी देखने जाएंगे, ये भी एग्रीमेंट है। ज़रूरी नहीं है लिखित में होना चाहिए, ठीक है, ओरल एग्रीमेंट भी होता है। और एक तरफ हम तुमको एक और एग्रीमेंट दे रहे हैं, ये तो एक मूवी का एग्रीमेंट हो गया, एक और एग्रीमेंट दे रहे हैं कि हम तुमको अपना हाउस सेल करेंगे, मान लो 10 लाख में हाउस सेल करेंगे, ये हम ऑफ़र दिए तुमको, तुम एक्सेप्ट कर लिए, ये भी एग्रीमेंट है, दोनों एग्रीमेंट है। अब सोचो पहले वाले एग्रीमेंट में जहाँ हम मूवी दिखाने का बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम मूवी दिखाने लेकर नहीं जाते, मान लेते हैं मूवी दिखाने हम लेकर नहीं जा रहे, तो क्या तुम लोग मेरे नाम के ऊपर केस कर सकते हो कोर्ट पे? नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? नहीं, सबूत दे देते, चलो हम लिख कर देते हैं, या तो फिर हम मुंह से बोलकर रिकॉर्डिंग में मेरे तुम्हारे पास कि हम मूवी दिखाने लेकर जाने वाले हैं, तुम लोग एग्री हो, उसके बाद हम मूवी नहीं दिखाते हैं, तो क्या हम लोग केस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? इशू तो है। देखो पॉइंट क्या है, दो तरह का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एक होता है कमर्शियल, एक होता है नॉन कमर्शियल। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला वाला जो हम एग्रीमेंट बताए थे, उसमें पैसा कोई लेन देन था, बिजनेस था, कॉमर्स से रिलेटेड था? नहीं था, वो सोशल था, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट। सेकेंड वाला जो था हाउस सेल करने का था, तो हाउस सेल जो था वो कमर्शियल है, पैसा का लेन देन है, उस पर हम लोग केस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पैसा का लेन देन, अगर हम सेल नहीं कर रहे हैं तो, या पैसा लेके हम हाउस सेल नहीं किए, या हम हाउस सेल कर दिए तुम सारा पेमेंट नहीं किया, तो हम लोग उस पर केस कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। इन्फोर्सेबल का मतलब होता है जिसको लागू किया जा सकता है, या लॉ जिसमें दखल डाल सकता है। तो क्या लॉ मेरे पहले वाले एग्रीमेंट पे जो मूवी दिखाने का था उस पर लॉ दखल डाल सकता है? नहीं डाल सकता, क्योंकि वो सोशल एग्रीमेंट था। सेकेंड वाला एग्रीमेंट जो है सेल करने का, अगर उस पर सेल हम नहीं करते या हमको पेमेंट नहीं मिलता, क्या लॉ इन्फोर्स है उसमें? है, क्योंकि वो कमर्शियल एग्रीमेंट है। डिफरेंस समझ में आया? तो ऐसा एग्रीमेंट जिसको इन्फोर्स लॉ कर सकता हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब क्लियर हुआ? सारा लिखित चीज़ एग्रीमेंट नहीं होता है, ओरल एग्रीमेंट भी होता है। ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ इन्फोर्स कर सकता हो, जिसमें लॉ दखल डाल सकता हो, जिसमें हम केस कर सकते हो, केस का वैलिड रीज़न हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो दो तरह का एग्रीमेंट होता है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल सोशल एग्रीमेंट है, जो हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं, दिन भर बहुत सारा झूठ बोलते रहते हैं, वो सारा भी एग्रीमेंट है, ठीक है। और कमर्शियल एग्रीमेंट जिसमें कॉमर्स से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो। देखो एग्रीमेंट का भी डेफिनेशन यहाँ पे दिया है। जो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है, एक एग्रीमेंट होना और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होना, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीमेंट कब होता है? जब वन और मोर पर्सन प्रॉमिस टू वन और अदर पर्सन, मतलब एक से ज़्यादा लोग को कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं और सामने वाला उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रहा है कुछ करने के लिए, ठीक है। इसी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। हम तुमसे कुछ भी प्रॉमिस या प्रॉमिसेस किए, बहुत सारा प्रॉमिसेस किए, तुम एक्सेप्ट किए, ये एग्रीमेंट है। बाद में देखना है कि ये सोशल है या कमर्शियल है, ठीक है। तो ये सारे सेट्स ऑफ प्रॉमिस को हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं। सेक्शन 2E में लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन E में, कि एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स थ्रू द कोर्ट्स ऑफ लॉ। एग्जाम्पल, एग्रीमेंट टू प्ले कार्ड्स, गो टू अ सिनेमा। कार्ड खेलने के लिए हम लोग एक एग्रीमेंट के, कल हम लोग कार्ड खेलेंगे, ठीक है, तुम एक्सेप्ट किया, तुम आया, हम नहीं आए, तुम जाके कोर्ट में केस कर दिया कि सर हमको बुलाए थे कार्ड खेलने के लिए, सर नहीं आया, क्या कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट सिर्फ नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट है, इसमें लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता।
वही सिनेमा वाला एग्जाम्पल है।